डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसी टेस्ट को पास कराने के लिए मैं आपको अब हर चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा और हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे मिलेंगे। याद रखना, हर चैप्टर के मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं फिज़िक्स से स्टार्ट ले रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी तरह से आपको जो है वो तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो है वो मिलेंगे और तमाम चैप्टर्स की चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह मिलेंगी। आज हम फिज़िक्स से स्टार्ट ले रहे हैं। आज की वीडियो में आपको फिज़िक्स के एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट ले रहे हैं। मैंने फर्स्ट ईयर की पूरी फिज़िक्स करानी है, सेकेंड ईयर की पूरी फिज़िक्स के तमाम चैप्टर कराने हैं और मैथ भी मैं ही कराऊंगा। बायोलॉजी जो है वो मिस एमन कराएंगी और केमिस्ट्री मिस असरा और कंप्यूटर सर आकिब आपको कराएंगे और इंग्लिश के इंशाल्लाह हम टीचर को अनाउंस कर देंगे। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए, जो है वो पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी, तो आपने अच्छी तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों को वॉच करना है। किसी भी चीज़ को आपने जो है वो नहीं छोड़ना। अच्छा चलो, हमारा जो है वो आज चैप्टर नंबर 1 है और मज़े की बात ये है वो मैं बिल्कुल वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि क्या मज़े की बात है, ठीक है, बिल्कुल आखिर में। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। इसके आज जो है हमने इंशाल्लाह एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगा कि मैं ये तमाम चैप्टर्स आपको समझा चुका हूँ। आपने क्या करना है, आपने गूगल पर आके लिखना है, यूट्यूब पे आके लिखना है एमई इंग्लिश सेंटर। यूट्यूब पे लिखो जाके एमई इंग्लिश सेंटर और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आ जाओ और थोड़ा सा नीचे आ जाओ। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे, यहां पर आपके पास पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट फर्स्ट ईयर की फिजिक्स करा दी है, कंप्लीट सेकंड ईयर की फिजिक्स कराने वाला हूं। सेकंड ईयर फिजिक्स के भी 8 चैप्टर करा दिए हैं। तो यहां पर आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। यकीन मानो पूरे सिंध में कोई ऐसी प्लेलिस्ट नहीं है, ये वाहिद प्लेलिस्ट है जिसमें देखो 21,000 से ज़्यादा बच्चों ने ये चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखी है। हर साल बच्चे इसे वॉच करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखना और फिर ये एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना। यकीन मानो हर किस्म के एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकोगे चैप्टर नंबर 1 के, अगर ये वीडियोस आप देख लेते हो। आज चैप्टर नंबर 1 करा रहा हूं तो पहले इस वीडियो को देख लो, फिर इस एमसीक्यूज की वीडियो को देख लो। या अगर पहले एमसीक्यूज की वीडियो देख रहे हो, नहीं सॉल्व हो रहा, नहीं समझ आ रहा, तो इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है और ग्रुप में ऐड होना चाहो तो ये डिटेल सारी ऐड हो सकते हो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का एसआई यूनिट आपने बताना है, जो कि बहुत आसान जो है वो एमसीक्यू है बेसिकली। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि हमें पता है कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, मगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये न्यूटन जो है वो किसके बराबर है, ये किन यूनिट्स के बराबर जो है वो न्यूटन होता है, आप ये बताओ। अब बच्चे यहां फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह देंगे कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, न्यूटन किसके बराबर है ये आपने बताना है। अब देखो इसका हल क्या है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज है ना, फॉर एग्जाम्पल फोर्स हो गई या एनर्जी हो गई, ये साइंटिस्ट के नाम पर है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स के लिए न्यूटन यूज करते हो, एनर्जी या वर्क के लिए जाउल यूज करते हो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप टेस्ला यूनिट के तौर पे यूज करते हो और फैराडे आप यूज करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसके अलावा आप हर्ट्ज यूज करते हो, कूलम यूज करते हो। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये यूनिट किन चीज़ों से मिलके बन रहे होते हैं, किन चीज़ों के बराबर होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल न्यूटन किसके बराबर है, मैंने आपसे पूछ लिया, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने लिखना है फॉर्मूला। जैसी फॉर्मूला लिखोगे आपके सामने यूनिट्स आ जाएंगे कि न्यूटन जो है वो किसके बराबर है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। अब मुझे बताओ m किसके बराबर है, m बराबर होता है kg के, मास है, a बराबर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यानी न्यूटन किसके बराबर हुआ, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आगे मैं एनर्जी का भी आपको बताऊंगा, ठीक है, हर्ट्स वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा आने वाले जो है ना एमसीक्यूज इसमें। अच्छा, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो यकीन मानो यार, एक मसला ये आता है कि बच्चों के पास हार्ड कॉपी में बुक्स नहीं होती, जिसमें उन्हें पढ़ने में मजा नहीं आता। तो हमने आपके लिए हार्ड कॉपी बना ली है, बिल्कुल बुक का फॉर्मेट होगा, बुक्स होंगी, ये नोट्स नहीं होंगे, बुक्स होंगी एमसीक्यूज, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, ऑल चैप्टर्स मिलेंगे। याद रखना, ऑल सब्जेक्ट्स होंगे,
और ऑल चैप्टर्स होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 4000 प्लस इसमें एमसीक्यूज हैं, जिसमें पास पेपर के एमसीक्यूज भी हमने रखे हुए हैं। आपके हाथ में जब ये बुक आएगी ना, आप खुद बोलोगे कि ये बुक वाकई वर्थ इट है। इसकी बाइंडिंग, इसकी क्वालिटी, इसका मटेरियल टॉप ऑफ द नॉच है। तो आपने ये बुक ज़रूर लेनी है और अपनी तैयारी को फास्ट बनाना है, बूस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कराची यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बुक बना ली है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, प्री इंजीनियरिंग के लिए। एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो तो बुक बन गई है, कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो तो भी बुक बन गई है, प्री इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो भी बुक बन गई है। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग सब और कंप्लीट चैप्टर्स होंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट्स होंगे, यहां पर सब्जेक्ट्स भी मेंशन हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बुक की जो प्राइस है हार्ड कॉपी में, याद रखना, प्रॉपर बुक मिलेगी हार्ड कॉपी में होकर, 2000 रुपए की बुक है। अच्छा, अगर पीडीएफ चाहिए हो, आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, जस्ट पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ की प्राइस 400 रुपए है। पीडीएफ की प्राइस 400 रुपए है। तो हार्ड कॉपी के लिए आपको नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी और आपको आपकी बुक मिल जाएगी। इन बुक को सॉल्व करो, यकीन मानो बड़ी ज़बरदस्त आपकी तैयारी होगी। चाहे एनईडी, फास्ट, नस, कराची, मेहरान, दाऊद, जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, ये आपको ले जाएंगी। फिर बोल रहा हूँ, कंप्लीट बुक है, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट जो है वो सब्जेक्ट, कंप्लीट तमाम चीज़ें हैं इसमें, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ चैप्टर्स होंगे कुछ गायब होंगे, नहीं। सिंध के बच्चों के लिए ये तोहफा है एमी इंग्लिश सेंटर की तरफ से। बाय कर लेना, नंबर आ रहा होगा, नंबर मैं बता भी देता हूँ, 034080577780। इस पर कॉन्टैक्ट करना, बुक की डिटेल्स मिल जाएंगी। और आप अगर हमारे ग्रुप में ऐड होते हो ना, तो ग्रुप की फीस है 5000 रुपये। याद रखना, फिर ये बुक आपको फ्री मिलेगी। ग्रुप में ऐड होने पर ये बुक फ्री मिल जाएगी। अगर ग्रुप में नहीं हो तो फिर आपको अलग से 2000 में बाय कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आसान हमने आपके लिए कर दिया है। कोई भी ऑनलाइन आपको इस तरह से नहीं पढ़ा रहा कि आपको बुक भी दे रहा है फ्री, ठीक है। अच्छा, अब यहां जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। अब समझो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और स्केलर क्या होती हैं। देखो, क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, फोर्स, एनर्जी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, और इसके अलावा पावर, प्रेशर, ये जितने डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या हैं, ये क्वांटिटीज हैं। इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो बेसिकली। अब इनमें से कुछ क्वांटिटीज वेक्टर हैं, कुछ स्केलर हैं। अब देखते हैं कि वेक्टर कौन सी होंगी, स्केलर कौन सी होंगी। सिंपल है, देखो सबसे पहले देखते हैं स्केलर कौन सी होंगी, फिर वेक्टर आप खुद ही समझ जाओगे और फिर वेक्टर देखेंगे। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट चाहिए, वो क्वांटिटीज आपके पास कौन सी होंगी, स्केलर। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड क्या होता है, 10 kg। ये जो 10 है ना, यहां पर कुछ भी आ सकता है 10 की जगह, 9, 5, 6, 7 कुछ भी आ सकता है। तो ये जो 10 है ना, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी ये बताता है कि कोई चीज कितनी है। और ये जो यूनिट होता है ना, इससे पता चलता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल केजी, केजी से आप सब समझ जाओगे, मास है। अब इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, सिर्फ दो चीजें चाहिए स्केलर में, मैग्नीट्यूड और यूनिट। लेकिन जब वेक्टर की बात करते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। अब कैसे, 10 न्यूटन फोर्स, ये 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, न्यूटन क्या हो गया, यूनिट। अब डायरेक्शन, अब 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है, कहां पर, अपवर्ड डायरेक्शन में लगानी है, राइट साइड, लेफ्ट साइड या डाउन साइड, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट के साथ, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक गाड़ी में जा रहे थे पूरी फैमिली, अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है, तो आप लोग धक्का मार के स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आप पूछेंगे ना, धक्का किस तरफ मारे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या क्या करें, समझ में आई बात, बस यही चीज़ है, यही वेक्टर और स्केलर है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ देख लेते हैं वेक्टर है कौन सी। अच्छा, हमने ऊपर वाला एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया था, एक मिनट, हाँ न्यूटन हमने कर लिया था ना, सही है। मुझे लगा मैंने ऊपर वाला एमसीक्यूज छोड़ दिया। इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटीज इन अ वेक्टर, मतलब इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। देखो, टेम्परेचर में कभी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, नहीं, तो ये तो नहीं है। स्पीड में कभी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, नहीं। टाइम में कभी डायरेक्शन बताते हो कि अपवर्ड टाइम, डाउनवर्ड टाइम, नहीं। मगर एक्सेलरेशन में आप डायरेक्शन बताते हो कि एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन का जिक्र करते हो। तो इसीलिए हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
याद रखना इन चीज़ों को। तो ये एक्सेलरेशन सही जवाब है। आराम आराम से करते हैं ताकि चीज़ अच्छी समझ में आए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर इन एम्पेयर? कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एम्पेयर में मेजर की जाती है? अच्छा, अब आपने ना एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त 3 तरीके अपनाने हैं। मैं तीनों आपको बताता हूं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। पहले तरीके में यह है कि आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद जो आपको ऑप्शंस गिवन है वो आपने पढ़े, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया, खुद ही समझ में आ गया कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका सबसे अच्छा तरीका है कि आपने ध्यान से एमसीक्यूज को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद सारे पॉइंट्स को पढ़ा, जो रॉन्ग है उसे आपने एलिमिनेट कर दिया, फिर आपको खुद ही राइट आंसर मिल जाएगा। तो आपने एमसीक्यूज हमेशा इस तरह से पढ़ना है कि पहले आपने पूरा एमसीक्यूज डिटेल में पढ़ना है, समझना है, उसके बाद रॉन्ग को भी पहचानना है कि रॉन्ग कौन से हैं और राइट वाला ढूंढना है। ये नहीं कि डायरेक्ट राइट वाला ढूंढा और टिक कर दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 सही होते हैं, जो कि आगे आप देखोगे भी। तो एम्पेयर, हम सब जानते हैं कि एम्पेयर एक बेस क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक करंट इसका यूनिट होता है आपके पास। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। अच्छा, तीसरा तरीका है तुक्का मारना। भाई आ ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है, चाहे आप जितना भी पढ़ लो, कोई ना कोई एमसीक्यूज ऐसा सामने आ ही जाता है जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता, तो फिर उसमें तो तुक्का ही लगाना है, खाली नहीं छोड़कर आना, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। नेगेटिव मार्किंग में भी अगर आप खाली छोड़ते हो तो भी वो नेगेटिव ही हो जाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग एनर्जी? अब यहां पर आ जाओ। एनर्जी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है? हम सबको पता है, कूलम तो नहीं हो सकता, ना न्यूटन हो सकता है, ठीक है, और ना ही टेस्ला। हमें पता है कूलम किसका यूनिट है, न्यूटन किसका है, टेस्ला किसका है? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का है। असल जो यूनिट है वो है जाउल। अब मैंने आपसे सवाल कर लिया, जाउल किसके बराबर है? जाउल किन यूनिट्स के बराबर है? किन से मिलकर जाउल बनाते हैं हम? कोई मसला नहीं है, आप कोई भी एक फॉर्मूला लिख लो एनर्जी का या वर्क का। देखो, हम सब इस बात को जानते हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है? जाउल। हमें पता है ना, वर्क इक्वल टू एनर्जी। देखो, अगर आप एनर्जी होगी तो ही वर्क करोगे ना, ये बात क्लियर है कि वर्क इक्वल टू एनर्जी। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट डी, ठीक है। एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है, ये भी ठीक है, न्यूटन मीटर। लेकिन मजीद भी खोल सकते हो इसको, न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी। अभी हमने पढ़ा था ना, न्यूटन बराबर होता है एम ए के, ठीक है। अच्छा, तो हमने पढ़ा था कि न्यूटन जो है वो किस चीज़ के हमारे पास जो है वो बराबर होता है? हमारे पास बराबर होता है केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब मीटर एक और आ गया, तो फाइनल यूनिट क्या आया? जाउल किसके बराबर है? केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ये जो है वो आपके पास फाइनल यूनिट है किसका? ये आपके पास फाइनल यूनिट है उसका, एनर्जी का। शायद फ़ोन बज रहा था, तो देखो वो फ़ोन वो आती ना प्रमोशंस कॉल्स, तो वो थी, वो मैंने यहाँ से बैठ के देख ली थी। अमूमन मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करता, कोई पर्सनल इस तरह नहीं है, डिटेल्स वगैरह, मतलब मेरे पर्सनल नंबर जो है ना मेरा एक ही है, तो वो यकीन माने उस पर अगर मैं आपको 1-2 महीने का वो दिखाऊँ ना डेटा, तो वो आपको उस पर यही कॉलें मिलेंगी। तो सारा मसरूफियत मेरी ये कोचिंग वाले नंबर पर ही होती है। अमूमन जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो कोचिंग पे ही कर रहे होते हैं। तो मैं कोचिंग के नंबर को ना यकीन माने अपना नंबर बना के रखा हुआ है आज तक, ताकि पता चलता रहे कि बच्चों के साथ किस तरह से डील किया जा रहा है, बच्चों को मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बच्चों के कोई सवालात तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी रखी हुई है कि मैं खुद कांटेक्ट करता हूँ आप लोगों से। अच्छा, आ जाओ, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है मेरे भाइयों और मेरे बहनों? देखो, बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप याद रख लो, हर्ट्स। अब अगेन वही बात आती है, हर्ट्स किसी साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है और जाउल साइंटिस्ट का नाम था, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था, तो इसी तरह से ये हर्ट्स भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो अब वही सवाल है कि ये हर्ट्स जो है वो किसके बराबर होता है? तो आप कुछ नहीं करो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लो, 1/t। तो ये जो क्या यूनिट बनेगा? 1/सेकेंड। तो हर्ट्स हमारे पास बराबर होता है सेकंड के इनवर्स के। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये अगर चीज़ें याद रखोगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा,
व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बस अब यहां समझना, बच्चा ना ये इलेक्ट्रिक पढ़ता है और कोई भी जवाब लगा लेता है, पूरा आखिर तक जाओ चार्ज की बात कर रहा है, करंट की बात नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम। वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्टेज का, ठीक है, तो ये तो नहीं है। ओम्स यूनिट होता है रेजिस्टर का या रेजिस्टेंस का। पावर का यूनिट होता है वॉट। तो कूलम यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। दिमाग में रखनी है आपने अच्छी तरह से इस बात को। अच्छा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इसमें समझना, जिंदगी पर आपको यह बात याद रहेगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। आप में के दिमाग में वो आएगा वो टेस्टर। आपने देखा होगा ना, अक्सर इलेक्ट्रिशियन भाई हमारे आते हैं काम वगैरह करते हैं तो माशाल्लाह से वो प्लग में टेस्टर लगाते हैं। तो वो सिर्फ टेस्टर जो है वो बता रहा होता है कि करंट आ रहा है या नहीं, वो करंट को मेजर नहीं कर रहा होता। करंट को मेजर करने से मुराद ये होती है कि जितना करंट आ रहा है वो पता चले कि भाई 2 एम्पेयर का, 1 एम्पेयर का करंट आ रहा है या 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है। तो इस तरह करंट को मेजर करने के लिए तो डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, जिसका आप नाम क्या है वो हम देख लेते हैं। अब जरा बात समझना, ये शुरू का जो वर्ड होता है ना, मीटर से पहले वाला जो वर्ड होता है, या तो वो यूनिट होता है या तो वो फिजिकल क्वांटिटी का शुरू का सिंबल होता है। अभी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। मीटर का मतलब होता है मेजर करना, मेजर करने वाली डिवाइस। मीटर का मतलब है मेजर करने वाली डिवाइस। यानी ये जिधर भी आपको मीटर लिख के दिया हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर, स्पीड मेजर करने वाली डिवाइस, ठीक है। इसी तरह से वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करने वाली डिवाइस। अच्छा, तो अब देखो वोल्टेज, वोल्टेज तो क्या लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर। तो या तो जो क्वांटिटी का नाम है ना वो शुरू में आ रहा होगा, जैसे वोल्ट शुरू में आ रहा है, उसके बाद मीटर लगा दिया तो मुझे पता चल गया ये वोल्टेज मेजर करने वाली डिवाइस है। या फिर यूनिट आ रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या पढ़ा, पीछे ही पढ़ा हमने अभी, एम्पियर, एएम, ठीक है। तो एम मीटर, एएम आ रहा है। देखो यहां इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक मीटर नहीं, एम आ रहा है, तो एम यूनिट है, यूनिट से उठाया गया है। तो या तो सिंबल जो, या तो जो फिजिकल नाम है उससे उठा लेते हैं वर्ड्स को, या फिर यूनिट से वर्ड को उठा लेते हैं, तो वो आप इजीली पहचान सकते हो। तो एम यानी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। मीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने वाली डिवाइस, इसको हमेशा आपने याद रखना है। जब भी मीटर आ जाए समझ लो ये कोई मेजर करने वाली डिवाइस है। थर्मो, टेम्परेचर मेजर करने वाली या हीट मेजर करने वाली डिवाइस। बैरो, आपने देखा होगा बार प्रेशर के लिए आता है, तो प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइस। इस तरह ना अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना मेरे भाइयों बहनों, यकीन मानो मजा आ जाएगा। व्हाट डज अ लाइट एयर मेजर। लाइट एयर क्या मेजर कर रहा होता है, या किस चीज को मेजर करने के लिए हम लाइट एयर यूज करते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, लाइट एयर टाइम के लिए नहीं आता। आप बोलो ना सर लाइट एयर, कि लाइट 1 साल में कितना ट्रेवल करी, नहीं, टाइम के लिए नहीं आता यहाँ, ना स्पीड के लिए आता है ना एनर्जी के लिए। लाइट एयर आता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब कैसे, जरा मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा पेज मेजर करना है, तो आप क्या लेकर आओगे, आप एक अपना पास जो नॉर्मल सा स्केल होता है उसको लोगे, स्केल की मदद से पेपर की जो लेंथ है मेजर कर लोगे। अब मैं आपको कहूं स्टूडेंट, ये हमारी प्यारी अर्थ है, ये कोई एक प्लेनेट है, अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मेजर करो, तो क्या स्केल से कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो अब इस तरह से स्पेस के अंदर डिस्टेंस मेजर करने के लिए कि एक प्लेनेट दूसरे से कितना दूर है, उस चीज को मेजर करने के लिए यूनिट जो यूज होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर स्पेस साइंस के अंदर यूज किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। देखो अब फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर ये किलोमीटर में मेजर कर लें, तो बेटा ये मिलियंस में आ जाएगा। मिलियन किलोमीटर पढ़ने में भी सही नहीं लग रहा ना, या बहुत बड़ा यूनिट आ रहा होगा, बिलियन, मिलियंस आ रहा होगा, क्योंकि देखो अर्थ से कोई प्लेनेट चंद किलोमीटर के डिफरेंस पर नहीं है, वो कई सालों के डिफरेंस पर है। तो इसीलिए लाइट ईयर यूज होता है कि भाई अर्थ से अगर लाइट निकलेगी तो कितनी ईयर लगेंगे उस लाइट को अर्थ से उस प्लेनेट तक पहुंचने में। क्योंकि लाइट की पता है आपको स्पीड सबसे ज्यादा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन स्पेस साइंस। आम मतलब जो नॉर्मल हमारी जिंदगी है यहाँ यूज नहीं होता, स्पेस में यूज होता है। आपने सुना होगा ना यार, अर्थ से ये प्लेनेट इतने लाइट ईयर दूर है, यानी इतने डिस्टेंस पर है। टाइम भी पता चल जाता है, फिर इससे हमें मुख्तलिफ चीजें पता चल जाती है। सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज।
मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है ये आप भाइयों बहनों ने बताना है। सिंपल है, P इज इक्वल टू एम वी, हम सब ने पढ़ रखा है। तो मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। सिंपल फॉर्मूला आ जाए तो वो तो मसला ही हल हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर है? वेक्टर हटा दो, खुद ही स्केलर सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ऊपर ही डिस्कस किया। वेलोसिटी भी वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है तो ये भी वेक्टर हो गई। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्पीड को बताने के लिए आपको कोई डायरेक्शन को बताना नहीं पड़ता। शाबाश। अच्छा, अब देखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आप लोग करते क्या थे कि आपको फोर्स दे दी जाती थी, ठीक है, पूछ लिया जाता था डायमेंशन, है ना। अब आपने डायमेंशन को हमेशा कॉन्सेप्ट से याद रखना है, पहली बात, रट्टा नहीं लगाना। अब यहां इन्होंने दे दी है डायमेंशन, आपने बतानी है कि ये डायमेंशन है किसकी। चलो आ जाओ करते हैं। सबसे पहला काम डायमेंशन निकालने के लिए आपने ये करना है, चाहे उन्होंने किसी चीज की डायमेंशन मांग ली हो तो भी कोई मसला नहीं है, डायमेंशन दे दिए, पूछ लिया किसकी है तो भी कोई मसला नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने लिखना है फॉर्मूला। उसके बाद आपने लिखना है यूनिट। अच्छा देखो, याद रखना यूनिट आपने ये नहीं लिखना न्यूटन जॉउल, न्यूटन और जॉउल किसके बराबर होते हैं ये लिखना होगा, मैं भी कराऊंगा। उसके बाद आपने लिखना है डायमेंशन, खुद ही सामने आपके डायमेंशन निकल कर आएगी। अच्छा, सबसे पहले प्रेशर का यूनिट लिखते हैं, तो P इज इक्वल टू एफ ए। अब देखो A का मतलब क्या है? लेंथ, यानी मीटर का स्क्वायर। अब यानी लेंथ का स्क्वायर, जरा समझना, A क्या होती है? लेंथ का स्क्वायर, है ना। देखो यहां तो लेंथ पे स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है प्रेशर तो नहीं है। और आपको ये पता है स्ट्रेंथ भी जो है वो इसी तरह का होता है प्रेशर के लिए। डिस्प्लेसमेंट में तो जस्ट मीटर आता है, मास और टाइम तो नहीं आता। अब फोर्स बच गई है, आ जाओ देखते हैं कि क्या फोर्स की डायमेंशन है या नहीं है। सबसे पहला काम फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम ए। अब हम सबको पता है न्यूटन है, मैंने कहा ना आपने न्यूटन नहीं लिखना, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखना, आपने ये लिखना कि ये न्यूटन बराबर किसके है। तो न्यूटन बराबर है एम ए, यानी एम यानी केजी और ए यानी एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या बना, केजी का क्या है? मास, मीटर का क्या है? एल, और टी नीचे है, सेकेंड, ऊपर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो डायमेंशन लिखी कैसे जाती है समझ लेना। मास है ना, तो मास का m डायमेंशन में यूज होगा। उसके बाद है लेंथ, लेंथ का l जो है वो डायमेंशन में यूज होगा, l। डायमेंशन हर यूनिट सिस्टम में सेम रहेगी। टाइम, टाइम का t जो है वो डायमेंशन में यूज होगा, समझ गए, इसको दिमाग में रखना। डायमेंशन निकालना सिखा दिए मैंने, आगे मैं अभी और इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आगे आएगा ये। एक और आ गया, मैंने कहा था ना अभी आगे आएगा, इसीलिए कह रहा था मैं। डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ, देखो याद करो पीछे मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी कि एनर्जी किसके बराबर होती है, पीछे भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हमेशा आपने याद रखना है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज बराबर होंगी, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, देखो सिंपल से अल्फाज है कि देखो अगर आपके पास वर्क आपने करना है, एनर्जी होगी तो वर्क करोगे ना, विदाउट एनर्जी क्या वर्क हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस डाउन। तो विदाउट एनर्जी तो आप वर्क ही नहीं कर सकते, एनर्जी होगी तो आप वर्क करोगे, तो यानी वर्क बराबर है एनर्जी के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क। अब जब एक चीज दूसरे के बराबर है ना, दो चीजें हमेशा सेम रहेंगी। एक यूनिट, एनर्जी का यूनिट क्या है? जाउल, और वर्क का यूनिट भी होता है जाउल। दूसरा, डायमेंशन भी सेम होती हैं, अभी मैं डायमेंशन निकाल के दिखाता हूं, दोनों की डायमेंशन सेम आएगी, दोनों की डायमेंशन सेम आएगी। इसके बाद फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, ठीक है, फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी, है ना। चलो अब डायमेंशन निकालते हैं, मैं फिर कह रहा हूं डायमेंशन हमेशा सेम आएगी अगर सही निकाल ले हो तो। पहले फोर्स एफ डॉट डी, डब्ल्यू की डायमेंशन निकालते हैं, तो फोर्स की डायमेंशन निकाल लेते हैं, और इसकी फोर्स की डायमेंशन अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ी है, अभी पढ़ी है, एम एल और टी इनवर्स का स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? एल। तो क्या आया आपके पास? वर्क की डायमेंशन एम एल का स्क्वायर टी इनवर्स का स्क्वायर। और अच्छा याद रखना डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालते हैं। देखो याद रखना जब भी डायमेंशन निकाली जाती है
तो जो ये कोएफिशिएंट होता है इसको इग्नोर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो m की डायमेंशन क्या होगी, मास है ना, तो m होगी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, मीटर L/T। देखो यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या बनता है ताकि मुश्किल ना हो, kg, और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लो। तो kg की डायमेंशन क्या होती है, मास m, मीटर की डायमेंशन लेंथ, और ये स्क्वायर आएगा। अच्छा पावर को इग्नोर नहीं करते, पावर एज इट इज आएगी। तो ये m हो गया, l का स्क्वायर हो गया, t का स्क्वायर हो गया, लेकिन ऊपर आने से इनवर्स हो गया। देखो दोनों की डायमेंशन सेम हो गई, प्रूफ हो गई ये बात कि वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मैं ये बात डायरेक्ट भी बोल सकता था आपको, लेकिन प्रूफ करके दिखा दी तो आप बोलोगे हाँ सर के पास नॉलेज है। जब भी टीचर पढ़ा रहा है तो उसका नॉलेज खुद भी बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना फिर बच्चों को समझ नहीं आती। अच्छा ये बहुत आसान एमसीक्यूज है, इसको देख लेते हैं बच्चों। इसमें आपने बस ये करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये बताना है, इसमें कितने ये बताना है, इसमें कितने ये बताना है। फिर वो एक आपके पास आ जाएगा, उसमें से मैच करना है कि कौन सा सही आ रहा है। ठीक है, द रिस्पेक्टिव नंबर यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन चारों में से कोई होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन चारों में से कोई होगा, दूसरे वाले का। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है पहले वाले को पहले वाले के साथ लिंक करना, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ। समझ गए? आ जाओ सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं, फिर देख लेंगे कौन सा सही है। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 5 है, 1 2, अब 0 बीच में आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है, 3 4 5। इसमें कितने, अब देखो ये जो डेसिमल के बाद 0, डेसिमल से पहले 0, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, तो जस्ट 1 है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा याद रखना साइंटिफिक नोटेशन इग्नोर हो जाती है सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 2 हैं, तो कितना बना, 5 1 2। देखो 5 1 2 कौन सा है, ये रहा डी। सही है, ये पूछा था इन्होंने। तो देखो कितना जबरदस्त एमसीक्यूज है, 3-4 चीजें भी पूछ ली, एक ही में पूछ लिया। अब देखो सिस्टेमिक एरर कैन बी, सिस्टेमिक एरर बताता हूं, जो एरर सिस्टम की वजह से आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल है, ये मसला करने लग जाए, तो ये एरर कौन कर रहा है, मोबाइल कर रहा है, तो सिस्टम का एरर है। ह्यूमन एरर भी होता है, अगर मैं मोबाइल को सही नहीं चला रहा, मैं गलत यूज कर रहा हूं, तो ये ह्यूमन एरर कहलाएगा। कंप्यूटर खराब हो जाए, खुदा ना खास्ता ना करे वैसे तो, क्योंकि फिर मेहनत लग जाएगी बहुत, तो ये सिस्टम का एरर है। अब मेजरमेंट के दौरान भी सिस्टम एरर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा ना, आप कभी वेट अपना निकाल रहे हो, तो वो वेट वाला बोलता है यार ये आप मशीन बता रही है 70 किलो, लेकिन ये 5 किलो ज़्यादा बता रही है, आपका वेट है 65। ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ तो हो चुका है एक बार मेरी यूनिवर्सिटी में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम एरर कर सकता है। अच्छा अब ये एरर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जरा समझो, 2 तराजू थे आपके पास, एक तराजू ये है ए है, एक तराजू बी है, दोनों तराजू पे आप सेम चीज को मेजर कर रहे हो। याद रखना सेम चीज है, सेम बॉल को दोनों जगह पे हमने रखा है, 10 केजी मास है। ठीक है, अब हमने वेट है या मास है जो कहना चाहो कह सकते हो, हमने पहले वाले तराजू में मेजर किया तो उसने बता दिया 5 केजी, दूसरे में मेजर किया तो उसने बता दिया 15 केजी। तो या तो पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है, तो सिस्टम की वजह से कभी वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है, कभी कम भी आ सकती है। यानी सिस्टम यानी डिवाइस जिसको यूज करके आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। अच्छा अब आ जाओ प्यारे भाइयों बहनों, सॉलिड एंगल एक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है। अच्छा याद रखना आपने पढ़ी थी बेस क्वांटिटी, उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी, उसके बाद एक होता है सॉलिड एंगल। बेस क्वांटिटी वो जो कि किसी से बनी ना हो, लेंथ को बनाने के लिए कोई और क्वांटिटी यूज करते हो नहीं, मास के लिए नहीं, मगर ड्राइव क्वांटिटी वो होती है जो कि बेस से बनती है। फॉर एग्जांपल न्यूटन, तो न्यूटन को बनाने के लिए क्या यूज हुआ, केजी, मीटर और पर सेकेंड का स्क्वायर, है ना। तो ये तीनों बेस थी, तो बेस मिलकर क्या बनाती है, ड्राइव। लेकिन एंगल वगैरह के लिए भी फिर हमें एक और क्वांटिटी चाहिए होती है, एक और यूनिट सिस्टम चाहिए होता है, तो उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अच्छा
अगेन ये रिपीट हुआ है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने उसे अच्छी तरह पढ़ा होगा तो ये आसान है आपके लिए कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होता है, एम्पियर होता है। कभी कभार इसमें एक ही एमसीक्यू उसको अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है ताकि आपकी अच्छी तैयारी कराई जा सके। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली। आपने स्पीड ऑफ लाइट बताना है वैक्यूम में कितनी होती है। अप्रोक्सीमेटली के वर्ड से घबराना मत, ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा बताना है, जो वैल्यू होती है वही बताना है। देखो एक बात याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा यूजफुल कांस्टेंट है जो कि हमेशा कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है, तो आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है 3 × 10⁸। अब देखो मैं 100% श्योर हूं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है जवाब। क्या पता बी भी सही हो सकता था, क्या पता ए भी सही हो सकता था। देखो डी तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिट ही गलत है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, डी गलत है। अब बी और ए भी सही हो सकता था, समझ लो। अब मुझे कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले तो पहचानना इस तरह से कि ए दिया हुआ है, कोई ऑप्शन बी दिया हुआ है, फिर सी में आपको ये लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। जब भी आप ये देखो ना ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो फिर आपने 100% किसी एक को टिक नहीं करना है, फिर आपने दोनों को चेक करना है कि क्या दोनों तो सही नहीं है। और ऐसा बहुत किया जाता है आपके साथ एमडी कैट ई कैट के अंदर पेपर में। तो यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया है, यहां सिंपल उन्होंने करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, बी और ए सही हो या ना हो हमें इससे कोई परवाह नहीं है क्योंकि हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। इस टाइप के एमसीक्यूज में होता है तो इसलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा अब देखो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक यार इसका तो एम्पियर होगा, लेकिन भाइयों और बहनों वोल्टेज का है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक वोल्टेज नॉट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या यूज करोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शुरू का वर्ड उठा लो वोल्ट, मीटर मेजर करने वाली डिवाइस तो वोल्ट मीटर। यहां फंस जाते हैं बच्चे आके, आधा पढ़ जाते हैं, पूरा पढ़ के जाया करो ठीक है। इंशाल्लाह मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो टेंशन होगी ही नहीं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इनमें से कौन सी फोर्स फंडामेंटल फोर्स है। देखो फोर्स हमारे पास बहुत किस्म की है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और अप्लाइड फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, इसके अलावा टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस है। मगर बेसिक फंडामेंटल बुनियादी जो हमेशा लगी रही होती है किसी ना किसी पे। फॉर एग्जाम्पल याद रखना, अगर मैं ये कैमरे से मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो ये कैमरा और मैं एक दूसरे को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर फोर्स इतनी कम है कि एक दूसरे को करीब नहीं आ पा रहे। समझे, जरा मैं समझाता हूं। अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वो जो अट्रैक्ट कर रही है चीजों को। जरा बात समझना, एक गाड़ी है, इससे आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। ये गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, आपके दोस्त ने बोला जाके धक्का लगाओ, आपने धक्का लगाया, आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, गाड़ी मूव नहीं करी। इसका क्या मतलब है, फोर्स तो है मगर इतनी नहीं है कि वो मूव कर सके। तो यहां भी अट्रैक्शन फोर्स यही है कि एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रही है मगर इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है कि आसानी से अट्रैक्ट कर ले। चलो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स होती है। टाइम टेबल फॉलो करें। अच्छा अगेन हम पढ़ चुके थे कि एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट होता है आपके पास जूल। देख रहे हो अच्छे लेवल के एमसीक्यूज इसमें रखे हुए हैं। अब आओ जरा यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट हैज द स्मॉलेस्ट रिलेटिव अनसर्टेनिटी। देखो अब अनसर्टेनिटी होती क्या है, एरर क्या होता है, जरा इस चीज को मैं क्लियर करता हूं आपके लिए आज इंशाल्लाह। देखो एरर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, अक्सर बच्चे ना फंस जाते हैं ये एरर और अनसर्टेनिटी क्या है। आज वो डाउट ही क्लियर कर देता हूं। अनसर्टेनिटी, देखो एरर ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई लेंथ मेजर कर रहे थे स्केल की, इस एक लकड़ी की लेंथ मेजर कर रहे थे, आप मेजर कर रहे हो लेकिन हमें पहले से पता है कि इसकी लेंथ है 10 मीटर। आपने मेजर किया, आप 9 मीटर निकाल के लाए, आपने मेजर किया 8 मीटर निकाल के लाए, तो इसका मतलब है एरर है। हमें एक्चुअल वैल्यू पता है, आप गलत निकाल के ला रहे हो, इसका मतलब क्या है, एरर है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब अनसर्टेनिटी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, इसका मास मेजर कर रहे हो, एक्चुअल नहीं पता मुझे नहीं पता कि वाकई है कितना, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी जो है वो साइंटिस्ट ने अभी तक इसे मेजर नहीं किया।
तो हमें पता ही नहीं है कि ये है कितना। आपने मेजर किया, आपने निकाला 10 kg। अब अनसर्टेनिटी आ गई, यार हमें एक्चुअल पता ही नहीं है, तो क्या पता आपने सही निकाला हो, क्या पता आपने गलत निकाला। तो अनसर्टेनिटी जब आएगी जब आपको एक्चुअल नहीं पता कि हकीकत में है क्या, बस आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो बार बार कैलकुलेशन करो, 10 के करीब आ रहा है तो इसका मतलब है यही हो सकता है। अब देखो यहां कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट हैज द स्मॉलेस्ट रिलेटिव अनसर्टेनिटी, इनमें से किसकी सबसे कम रिलेटिव अनसर्टेनिटी आएगी। तो ए की सबसे कम आएगी, क्योंकि देखो 1.00, यानी देखो 1 पर आकर आपकी चीज रुक गई है, उसके बाद पॉइंट में जाकर अनसर्टेनिटी आ रही है। लेकिन यहां देखो पॉइंट के बाद और भी नंबर हो सकते हैं, यहां भी और हो सकते हैं, यहां भी। तो ये बात याद रखना, सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। अच्छा, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये बेस यूनिट है, आपने पढ़ रखा है, जो 7 बेस यूनिट पढ़े उसमें से एक ये भी है। तो इसका यूनिट होता क्या है, इसका यूनिट होता है कैडेला। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं यार इसमें LUM आ रहा है, यहाँ भी LUM है तो यही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये तुक्के नहीं मानने इस तरह से। तुक्का आपका बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होना चाहिए जब बिल्कुल भी समझ ना आ रहा हो। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, इसको मेजर करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, हमें क्या पढ़ा था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑलमोस्ट 2.993 के बराबर ही होगा। तो वैक्यूम में हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है कितनी है, 3 × 10⁸। व्हाट इज दिस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकालो। अब छोटी सी एक मेरी बात याद रखना, देखो मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। जब आप बड़े यूनिट में जाओगे तो ये पावर बढ़ जाएगी, याद रखना। मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, उसमें ये पावर कम आएगी। अगर आप बड़े यूनिट में जा रहे हो तो ये पावर ज्यादा आएगी, बड़ी आएगी। तो देखो पावर सिर्फ बड़ी, 8 से बड़ी पावर सिर्फ एक ही में आ रही है, वो 9 है। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, लेकिन इसको मैं मेजर भी कराता हूं। आपने कुछ नहीं करना, आपने जो तरीकाकार पढ़ रखा है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाने का, वो लगाना है। अच्छा, आपने क्या करना है, किलोमीटर में जाने के लिए आपने 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर जो है वो किस में चला जाएगा, सेकंडों में चला जाएगा। मीटर जो है वो किलोमीटर में चला जाएगा। मैं जरा यहां मेजर कर लेता हूं। आप बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर अवेलेबल है तो मैं इसलिए उसको यूज कर रहा हूँ। अच्छा, कैलकुलेटर अवेलेबल ही नहीं है, इसमें कैलकुलेटर नहीं है। देखते हैं हमारे दूसरे मोबाइल में है, तो भाई कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है। एक मिनट, कैलकुलेटर नहीं है तो क्या वो हम निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ करके। हाँ, आ गया। तो मैंने 3, एक मिनट, अच्छा इसमें पावर 3 और पावर 8, 3 पावर 8 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो कैलकुलेटर ना होने की वजह से मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आए उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करा देना है 3600, तो ये आपका किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये इसका ए सही है। जब आप 1000 से डिवाइड कराओगे ना तो ये मीटर में आएगा, ठीक है, ये मीटर में आएगा। अब कैलकुलेटर ना होने की वजह से बड़ा मसला बनना है, लेकिन आप इसे कर लेना, इसका ए जवाब सही है, ठीक है। स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ टेबल, एक स्टूडेंट है जो टेबल की लेंथ मेजर कर रहा है, जो कि 1.20 मीटर आ रही है, विथ अ रूलर मार्क्ड इन मिलीमीटर्स। वो एक रूलर से मेजर कर रहा है जो कि मार्क किया गया मिलीमीटर्स में। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कहां आएगी। देखो इस मेजर में अनसर्टेनिटी मिलीमीटर्स में आएगी। वो मिलीमीटर से और ज्यादा नीचे जाके मेजर नहीं कर सकता, या मिलीमीटर को ज्यादा सही तरीके से मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप देखो, याद रखना, अगर आप कोई चीज मीटर में मेजर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप अलग स्केल यूज करते हो। देखो स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, एक रूलर, ये सब लेंथ मेजर करते हैं। मगर आप वो कब यूज करते हो, रूलर, जो नॉर्मल स्केल आपके पास होता है उसे रूलर कहते हैं। तो वो जब आप ये मेजर करते हो जब आपको चीजें मीटर में मेजर करनी हो।
अब जब आपको सेंटीमीटर में चीज़ें मेजर करनी है तो आप स्क्रू वो वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो, जब मिलीमीटर में चीज़ें मेजर करनी हो तो स्क्रू गेज यूज़ करते हो। तो यानी लीज काउंट होता है हमारे पास चीज़ों का, तो ये मिलीमीटर में मेजर सही नहीं हो पाएगा। सही है। अब ये तो बहुत आसान है। देखो आपने, अगेन वही मसला है कैलकुलेटर का, लेकिन ये हो जाएगा इसमें, ये नॉर्मल कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। देख लो कैलकुलेटर कितना इंपॉर्टेंट है। देखो इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज, सब्सटेंस की डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स डेंसिटी इन यूनिट्स ऑफ केजी पर मीटर क्यूब। देखो आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। कैसे करोगे मैं बताता हूं। 2.5 लिखा आपने, ठीक है, ये अभी किस में है, ग्राम में। केजी में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000। अच्छा एक चीज़ रुको, मुझे गलती ऊपर नज़र आ गई, मीटर को नहीं, सही है, किलोमीटर में ले जाना ना, हाँ सही है, नहीं कोई गलती नहीं है। तो देखो 2.5 को डिवाइड जब आप करोगे 1000 से तो ये ग्राम से किस में आएगा, केजी में आएगा। ज़रा कर लो 2.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ रहा है आपके पास 0। याद रखना यूनिट क्या है, अभी यूनिट क्या है, यूनिट क्या दिया हुआ है 2.5। तो जब आप 2.5 को डिवाइड कर रहे हो 1000 से तो ये किस में चला जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ये चला जाएगा, ग्राम से केजी में आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, ये याद रखना। अब सेंटीमीटर क्यूब को भी हमने मीटर क्यूब में करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। तो 0.0025 डिवाइडेड बाय 1/100 का क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब है तो इसलिए ये लेना पड़ेगा। अब आपका एक सवाल होगा, सर आपने यहां पर 100 डिवाइड कराने के बजाय 1/100 क्यूब क्यों किया। मैं बताता हूं, सेंटीमीटर किस में दिया हुआ है, देखो 10 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसे आपको दिया हुआ होता तो आप क्या करते, सिंपल 100 के क्यूब से डिवाइड करते, है ना। लेकिन यहां तो सेंटीमीटर खुद डिनोमिनेटर में है, तो वो तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को मजीद डिनोमिनेटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को मजीद डिनोमिनेटर में ले जाने के लिए आपको 1 लगा के 1000 क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 लगा के 1000 क्यूब से, समझ गए, ये डिनोमिनेटर में है तो इसीलिए 1 लगा के करना पड़ रहा है। तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 0.0025 मल्टीप्लाई 1000 क्यूब। तो ज़रा आज कर लेते हैं, एक मिनट, तो 1 मिनट, 0.0025 मल्टीप्लाई 1000 नहीं 100 का क्यूब। अच्छा अब इस कैलकुलेटर में पावर भी नहीं है, एक मिनट, नहीं पावर्स तो नहीं दी हुई इसमें। तो अगर जब हम मेजर करेंगे तो ये, हाँ इसको जब हम मेजर करेंगे ना तो ये जवाब आएगा 2500, ये जवाब आएगा। कर लेना अपने कैलकुलेटर से। तो अभी आ गया केजी पर मीटर क्यूब में आ गया। अब देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, तो 1 2 3, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ए सही है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा जिन टेस्ट में तो उसमें मुश्किल होगी, लेकिन ये ऐसी कैलकुलेशन है जो विदाउट कैलकुलेटर कर सकता है बच्चा। अच्छा अब आ जाओ, ऊपर चले गए थोड़ा। हाँ, द प्रिसीजन ऑफ एन मेजरमेंट रिफर्स टू, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझो कि व्हाट इज प्रिसीजन, व्हाट इज एक्यूरेसी, वरना ये एमसीक्यू समझ नहीं आएगा। मैं हर का डाउट क्लियर करा रहा हूं ताकि मुश्किल ही ना हो। आप डाक खेला है कभी, ये चलो शूटिंग रेंज देखी है, उसमें क्या करते हैं, गोली या सेंटर पे मारनी है ना, समझ लो। इसी तरह से आपके पास 2 शूटिंग रेंज है। अब एक स्टूडेंट है जो बार बार इधर टारगेट को हिट कर रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। मैं जरा इसको और समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर आपने आंसर निकालना था इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और आप बार बार आंसर 10 मीटर निकाल ले हो, इसका मतलब क्या है, आप एक्यूरेट हो, आप बिल्कुल एक्यूरेसी से काम कर रहे हो। ठीक है, बार बार आप इधर ही टारगेट पे हिट कर रहे हो। लेकिन एक और स्टूडेंट है जो बार बार यहां हिट कर रहा है, एक बार बार करीब करीब हिट कर रहा है,
यानी आंसर तो 10 मीटर निकालना था, लेकिन वो निकाल रहा है 8 मीटर, दोबारा निकाल रहा है तो 8 मीटर, फिर निकाल रहा है तो 8 मीटर। इसका मतलब है वो प्रिसाइज है, यानी एक ही जगह पर बार बार हिट करना, चाहे वो राइट हो या ना हो, इसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। तो देखो ये वाला सही दिया हुआ, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन। समझ गए? तो द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रिफर्स टू, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब जरा ये समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई, इनमें से कौन सा बेस नहीं है? ये नॉट अक्सर बच्चों को फंसा देता है, बच्चे ये नॉट इग्नोर कर जाते हैं, इसे इग्नोर नहीं करना। तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखो एम्पेयर, केल्विन, मोल, ये सब बेस हैं। तो ये जो पॉन्ड्स है, पाउंड्स बोल रहा हूँ, पाउंड, ये आपके पास एसआई यूनिट नहीं है। पॉन्ड तो तालाब को कहता है, पॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव यूनिट, इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट है? पूरा पढ़ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिंपल है, न्यूटन ही है। कुछ आसान भी दे दिए बीच बीच में। अच्छा, किलो, द प्रीफिक्स किलो इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रिप्रेजेंट, किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, हमेशा याद रखना। अच्छा, अब ये समझ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनल लेस नहीं है? नॉट लेस, एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो डायमेंशनल लेस नहीं है, बच्चे से डायमेंशनल लेस समझ लेते हैं। देखो ये बात तो सच है कि फ्रीक्वेंसी डायमेंशनल लेस नहीं है, एक्सेलरेशन, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी भी डायमेंशनल लेस नहीं होती, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी की भी डायमेंशन होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो वैसी ही होगी। तो बात समझ आई? आई होप अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब हुआ क्या था मैं बता देता हूँ। देखो हुआ ये था कि मैंने पहले ये 2 बार रिकॉर्ड की वीडियो, एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोलना भूल गया, एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोली वो स्ट्रीमिंग खोल दी मैंने, तो 2 बार ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी। 2-2 घंटे पढ़ाया, अब फिर एक और घंटा पढ़ा रहा हूँ। अब इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अब कोई मसला ना आए और अब इजीली रिकॉर्डिंग हो गई हो। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छी से समझ में आ गई हो, अच्छी समझ आई होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो कोई बात ना समझ में आई हो मुझसे ज़रूर पूछना, गाइड करना। आखिर में फिर कहूँगा कि आपको तमाम लेक्चर्स मिलेंगे उस बुक के, और ये जो मैंने MCQs आज कराए ना, ये भी उसी बुक से कराएं। मैं बुक दिखा देता हूँ आपको कि किस बुक की बात कर रहा हूँ मैं। आज हम देख लेते हैं हमारी वीडियो भी हुई कितनी देर की है। अच्छा, थोड़ा सा हमारा मसला आ गया, देखो इस बुक से ही ये MCQs तमाम लिए गए थे। पहला चैप्टर था तो थोड़े आसान MCQs थे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे MCQs इस बुक में दिए हुए हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हमने हर सब्जेक्ट को टारगेट किया है, हर चैप्टर को टारगेट किया है, तो हर चैप्टर से आपको 30-40 MCQs मिलेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये नहीं है कि आपके पास 30-40 हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पास पेपर वाले MCQs हैं और हर चैप्टर के हैं, हर सब्जेक्ट के हैं। सिंथ के स्टूडेंट के लिए ये मुकम्मल बुक है, तो ये बहुत अच्छी है, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। कांटेक्ट करो, बाय करो, नंबर आ रहा होगा, नंबर दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, आधा ऊपर चला गया, ये नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट कर लो, ठीक है? इस पर कांटेक्ट करके अपनी बुक बाय करो, 2000 रुपये फ़ीस है, और हमें भी ये बहुत महंगी पड़ रही है असल में। तो यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।